हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर आना में खुशामदीद। एक रोज़ पहले हमने आपसे ज़िक्र किया था कि हम एक ख़ास प्रोग्राम करेंगे पाकिस्तान में और बल्कि इस पूरे रीजन में ड्रोन्स की साइंस क्या है, ये है क्या, ये जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, इसको कैसे इस्तेमाल कर रही हैं। और ये कि अभी अफ़गानिस्तान ने भी एक पूरी इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि कैसे जो एरियल सर्वेलेंस करेंगे और कैसे इफ़ेक्टिवली लोकल ड्रोन्स बनाएंगे। तो वहाँ पे भी ये हो रहा है। तो चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा जब पिछले साल मई में इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग हुई तो उसमें सबसे इफ़ेक्टिव हथियार ड्रोन था। यूक्रेन के ऊपर हम बात कर चुके हुए हैं कि यूक्रेन ने कितना इफ़ेक्टिवली ड्रोन्स को वो रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और ये एक ऐसा वेपन, टैक्टिकल वेपन ऑफ चॉइस बन गया है कि जो एक इक्वेशंस जो है कन्वेंशनल पार की, कन्वेंशनल का मतलब कि ऐसी कुव्वतें जो अपनी जंगों के लिए, अपनी हिकमत के लिए एक पूरे स्ट्रक्चरल तरीके से काम करती हैं। तो इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, उसको कह लें। लेकिन इसने एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का एलिमेंट दाखिल कर दिया सिमेट्रिकल वॉरफेयर में ड्रोन ने, और यूक्रेन ने बड़ा नुकसान पहुंचाया रूस को। और जिस वक्त ईरान हमले कर रहा था ड्रोन के ज़रिए मिडल ईस्ट के ऊपर, बहरैन से लेके सऊदी अरब यूएई तक, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक दौरा किया सऊदी अरब का। वो नोटिस कम लिया गया। और वो दौरा बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए था कि उन्होंने वो अपनी दिफाई कुव्वत उनको ऑफ़र की जिसके ज़रिए उन्होंने अभी तक रशिया को ज़िच किया हुआ है, यानी कि यूक्रेन के बने हुए ड्रोन। और वो ज़ेलेंस्की का इसलिए भी ये दौरा अहम था क्योंकि ये जो ईरान के जो ड्रोन्स हैं शाहेद और अबाबिल, ये वो ड्रोन हैं जिनको रूस यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। तो ये देखिए कि कितनी दिलचस्प बात होती है कि एक जंग जो रूस और यूक्रेन की है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है दूसरे वॉर थिएटर को जो वेस्ट एशिया के अंदर है। चले, ये तो सिनेरियो बड़ा मज़े का है। और इस पे हम जब पाकिस्तान की, इंडिया की बात करेंगे, और मुमकिन है कि हम कल ही इसके ऊपर बात करें, तो मज़ीद बड़ी मज़े की चीज़ें और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आएंगे। लेकिन आज हम आपको सिर्फ थोड़ा सा एक ग्लोबल टाइमलाइन शेयर करना चाहते हैं आपके साथ कि ये ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी आई कैसे, बनी कैसे, ये जो खिलौना था ये हथियार बना कैसे। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और इसका आगाज़ होता है 1971 से। जब आप सोच रहे होंगे कि उस वक्त ड्रोन का और अनमैन्ड एरियल ऑब्जेक्ट का, यानी कि गैर इंसानी एक मशीन जो उड़ती हुई आपके दुश्मन को निशाना बना सके, ये जो ख्याल है कि एक उड़ती हुई चीज़ आपके दुश्मन को निशाना बनाए, ये तो तिलिस्माती कहानियों में तो आपने सुना होगा, देखा होगा, उड़ता हुआ कालीन, और वहाँ उसके ऊपर से जो है कभी अमीर हमज़ा, कभी उमरो यार जो है वो फायर कर रहे हैं, तीर तीर अंदाजी कर रहे हैं। तो वो, लेकिन ये इसी कहानी से, इन्हीं दास्तानों से 1971 में जेडीएल जूइश डिफेंस लीग ने पहला मंसूबा बनाया कि न्यूयॉर्क के अंदर सोवियत यूनियन, यानी कि आज का जो रशिया है, उस वक्त वो ब्लॉक की सूरत में, उसको सोवियत यूनियन कहते थे, उसके यूएन के ऑफिस के ऊपर हमला किया जाए, यानी एक उड़ती हुई चीज़ के ज़रिए। जेडीएल जोएश जो डिफेंस लीग है उसकी कहानी भी वैसे बड़े मज़े की है। मुख्तसरन आपको बताते चलें कि ये बनी थी, वो ज्यूस थे, जो रेडिकल ज्यूस थे, जो खिलाफ थे कि सोवियत यूनियन ने जो यहूदी अमेरिका या इज़राइल जा रहे थे, तो उन्होंने 60s में उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी कि ये हमारे शहरी हैं तो यहीं पे रहेंगे। तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर के ऊपर अमेरिका में
जेडीएल ने, फिर सोवियत यूनियन के जो भी मफादात थे, उस वक्त क्या मफादात होंगे सोवियत यूनियन के, अमेरिका के अंदर कोई सफारती मिशन थे और ज़्यादातर न्यूयॉर्क के अंदर थे, तो उन्हीं को ये टारगेट करते थे। जाके कभी कोई पेट्रोल बम फेंक दिया और कभी कोई फायरिंग का वाक़या हो गया। लेकिन चूंकि ये बिल्डिंग्स बड़ी प्रोटेक्टेड थी सोवियत यूनियन की, तो उन्होंने सोचा कोई ऐसी चीज़ हो कि सीधी दीवार को फलांग के अंदर जाके गिर जाए, और वो हैंड ग्रेनेड से भी ज़्यादा पावरफुल हो, बल्कि हैंड ग्रेनेड को उड़ा के और उनके कंपाउंड में गिरा दे। तो ये वो आइडिया था। इस जेडीएल के साथ हुआ क्या, ये तो फिर एक बाद की एक लंबी कहानी ये है कि एक ओम कल्ट था बुद्धिज्म का जापान में। तो शेनरिकू जो है वो उनका कल्ट था, ओम उन्होंने बनाया, और उन्होंने एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था टोक्यो के रेलवे स्टेशन के ऊपर कि सेरिन गैस का अटैक हुआ था, और 1995 के अंदर। और उसमें हुआ क्या था, ये उस वक्त ये बच्चा खिलौना जो है ड्रोन जहाज़, वो आ गया था, और उन्होंने कोशिश की थी कि वो एंथ्रॉक्स को और कुछ केमिकल्स को भी उसके ज़रिए जाके उसके ज़रिए ट्रेन के अंदर तबाही फैला सकें। उसमें कैजुअलिटीज़ तो कम हुई थी, लेकिन ये ओम जो सेक्ट है, ये इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर्स थे, टेक्नीशियंस थे। तो ये हर वक्त सोचते क्या थे कि कोई ऐसी नई डिवाइस बनाएं कि जापान की सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्रीच कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा तबाही फैला दें। अब सोच रहे होंगे कि ये कोई एंटी स्टेट होगा, ये कोई जैसे दहशतगर्द तंजीमें होती हैं या इंसर्जेंस ग्रुप होते हैं, तो ये क्यों कर रहे थे। तो ये असल में एक इसको कहते हैं कि क़यामत के मुंतज़िर कल्ट होते हैं, जो हिंदू मत में भी हैं, बुद्ध मत में भी हैं, इस्लाम के अंदर भी हैं। जो आपने गौर नौशाही साहब का नाम सुना होगा, तो वो इस किस्म के आपको कल्ट हर मज़हब के अंदर नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि ये जब तक ये वाला निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, तब तक दुनिया बदलेगी नहीं और तब्दीली नहीं आएगी। और उसके लिए वो समझते हैं कि ये जो ताकतवर लोग हैं, आम लोग भी जो हैं इनके साथ मिले हुए, इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो उन्होंने वो कभी सोचते थे कि पूरी हाई राइज बिल्डिंग से जो है वो एंथ्रॉक्स और फेंकें और लोग नीचे मर जाएं। तो इस किस्म के वो ख्याल ये आपको लगेंगे कि यूटोपियाई ख्याल लगेंगे, कोई ऐसे ख्याल लगेंगे जिनका अमल नहीं। लेकिन हमने देखा कि यही जो आपको अजीबो गरीब नज़र आने वाले ख्यालात, हिकमत अमली, फिर ग्रेजुअली इसने बड़ी मदद की। ये जो अनमैन एरियल ऑब्जेक्टिव जिनको हम कहते हैं कि ड्रोन्स, उनको इवॉल्व करने के अंदर। और इसके अंदर दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर ईरान ने खासी सबकत ली। चाइनीज़ तो काम कर रहे थे, चाइनीज़ का तो पूरा प्रोग्राम जो है वो ड्रोन्स का और यूएवीज़ का, वो तो बिल्कुल एक अपनी डोमेन के अंदर था। और ईरान ने भी बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम इसको इवॉल्व किया था। और ईरान ने ना सिर्फ ये कि एलडीए के केस से सीखा, बल्कि उन्होंने जापान के केस से शायद कम सीखा हो, लेकिन उन्होंने कोलंबिया के केस से सीखा, जहाँ पे फाक और दीगर जो ग्रुप थे, इंसर्जेंस ग्रुप थे, उन्होंने इंसर्जेंसी के अंदर इस किस्म के खिलौने ड्रोन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ड्रॉप करना शुरू कर दिया था आईईडीज़, यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, या बारूद को उठा के एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ड्रॉप करने के लिए। लेकिन इससे बड़ी कम तबाही होती थी। ज़ाहिर है कि कितना छोटे ड्रोन से कितना आप बारूद उठा सकते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट के अंदर क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन अवेलेबल हैं, कल हम आपको बताएंगे उनकी तफसील। तो वो तो आपका 25 से 30 किलो, और कुछ ऐसे भी हैं यूएवीज़ जो 50 किलो तक का बारूद आईईडीज़ उठा के एक जगह से लेके जा सकते हैं। लेकिन ये अभी सलाहियत ना टीटीपी के पास है और ना ही अभी तालिबान के पास है। और ये इसका जुड़ा हुआ है मामला ईरान का,
कि इन्होंने जो ड्रोन बुनियादी तौर के ऊपर कोई इराक जंग के लिए नहीं बनाए थे, बल्कि इन्होंने वो जो ड्रोन्स हैं इक्विप्ड करने के लिए हुसीस को और हिजबुल्लाह को दिए थे, यानी अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी उनकी प्रॉक्सीज जिन्होंने इसराइल को चैलेंज करना था, और हुसीस जिन्होंने सऊदी अरब को जाके तंग करना था, जिच करना था। तो बुनियादी तौर के ऊपर ड्रोन जो है नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए बनी हुई डिवाइस थी। जब इसका टैक्टिकल एसिमेट्रिक इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, तो ये कोई रियासतें अभी सोच तो रही थी, लेकिन इसका बाकायदा इस्तेमाल ईरान ने प्रॉक्सीज के लिए शुरू कर दिया था। नॉन स्टेट एक्टर्स का ये पसंदीदा टैक्टिकल वेपन बना, होसिस का और हिजबुल्लाह का। और ये 2006 तक अबाबील की मुख्तलिफ रेंजेस, अबाबील ड्रोन का नाम था, और इसके अंदर मिर्शाद जो है वो एक इनिशियली यूएवी जो है वो उन्होंने बनाया, और हिजबुल्लाह से ये सलाहियत पहुंची हमास तक, और हमास के बाद ये पहुंची इस्लामिक स्टेट तक, और वहाँ से पहुंची ये अलकायदा, और अलकायदा से अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान में तालिबान, और तालिबान के बाद से टीटीपी। ये आपके सामने हमने स्क्रीन के ऊपर आपको एक थोड़ी सी ग्लोबल टाइमलाइन आप देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से हो रहे थे। और यमन के अंदर तो होसिस ने 2016 से ऑनवर्ड इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट, और सऊदी अरब को टारगेट करने के लिए वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया। और तालिबान ने फिर 2016 से ऑनवर्ड हम देख रहे हैं कि ये जो फ़िज़ा है, हम समझते थे कि फ़ज़ा के अंदर सिर्फ जहाज़ उड़ते हैं और यहाँ फ़ज़ाइया की बढ़तरी होती है जो जंगें लड़ती हैं, लेकिन फ़ज़ाइया के जो जहाज़ों के नीचे और ज़मीन के दरमियान जगह है, उसको ग्रेजुअली वो हथियारों से लैस ड्रोन उसके ऊपर उसको कब्ज़ा कर रहे हैं, जहाँ पे आपके बड़े बड़े जहाज़ काम नहीं कर सकते, जहाँ पे F-16, F-35, JF थंडर 17 और जो भी मॉडर्न आपके वॉरफेयर के तरीके हैं वो चेंज हो गए हुए हैं, क्योंकि ड्रोन की फ़्लाइट लो है, और ये सिर्फ एक चीज़ को ब्रीच करता है, ये सिक्योरिटी पोस्ट को ब्रीच करता है, ये बॉर्डर को ब्रीच करता है। और इसमें प्रिसीजन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो प्रिसीजन इसकी, जैसे एयरफोर्स का टारगेट सिर्फ एक मिसाइल से हमले से कर सकता है, ड्रोन के अंदर प्रिसीजन का मतलब है कि आपने एक सीरीज़ ऑफ अटैक लॉन्च करनी है, और उसमें से आपके अगर 12 ड्रोन किए तो उसमें से प्रिसीजन ये होगी कि उसमें 1 से 2 जो हैं जाके टारगेट को हिट करें या उसके करीब गिरें। तो ये नई फ़िज़ाई जंग है जिसकी हदूद नॉर्मल फ़ज़ाइया से, यानी कि कन्वेंशनल फ़ज़ाइया से हटके हैं। ये ग्राउंड के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री हो, या समंदर में कोस्ट गार्ड्स हो, नेवी हो, मेरीन्स हो, ये उनकी भी रेंज से बाहर है। यानी ज़मीनी दिफाई सलाहियतों और फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों के अंदर एक इंक्रोचमेंट हुई है, और ये इंक्रोचमेंट पहले नॉन स्टेट एक्टर्स ने की, अब स्टेट एक्टर्स ने की, और ये बात पहुंची है पाकिस्तान की एयर स्पेसेस तक, और कल करेंगे इस पे बात मज़ीद। और आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के।